जी जनाब, शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग नेक्स्ट लेक्चर है, और अब शॉर्ट टर्म हमें समझ आ गया, फाइनेंसिंग हमें समझ आ गई है। अब है लॉन्ग टर्म की बारी। लॉन्ग टर्म में दो चीज़ें हैं, एक डेट और एक इक्विटी, मगर शॉर्ट टर्म में सिर्फ डेट ही था। अब आइए लॉन्ग टर्म में डेट फाइनेंसिंग को पहले समझते हैं। तो सर लॉन्ग टर्म क्या होता है, आपको पता है, मोर देन अ ईयर। अगर आप एक साल से ज़्यादा का लोन बाय कर रहे हैं तो ये है लॉन्ग टर्म। और ऐसा क्यों किया जाएगा? ऐसा उस वक्त होता है जब कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है, जब कंपनी ग्रो कर रही होती है, जब कंपनी मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करती है, जब कंपनी डाइवर्सिफाई हो रही होती है, जब कंपनी ग्लोबली compete करना चाहती है, तो इट गोज़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, डाइवर्सिटी लेकर आ रही है, डिफरेंशिएशन लेकर आ रही है, तो उसको पैसा चाहिए। तो वी कैन से परचेज of a new asset or equipment, purchase of new asset या equipment, enhancing cash flows। भाई क्यों लॉन्ग टर्म लोन है, हम वो देख रहे हैं रीजंस। वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगी, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए हाई कॉस्ट चाहिए होती है फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके लिए आपको एक बहुत हाई कॉस्ट चाहिए होती है। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन इन बिजनेस, और न्यू प्रोजेक्ट लगाना है, कुछ भी जो कि ओवर द लाइफ है, साल से ज़्यादा का है, तो आप जाते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। नाउ इट कैन बी डेट, इट कैन बी इक्विटी। इक्विटी क्या थी, जिसमें आप अपना हिस्सा बेचते हैं। डेट क्या है, हिस्सा नहीं बेच रहे हैं मगर उधार ले रहे हैं। नॉर्मली ना ज़्यादा डेट होता है ना इक्विटी होती है, हम कोशिश करते हैं कि इसको बराबर रखें, बैलेंस रखें, और नॉर्मली हम इसको 2:1 कह सकते हैं। 2 टाइम्स इक्विटी होनी चाहिए एंड 1 टाइम डेट होना चाहिए, क्योंकि अगर डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है तो दिवालिया कंपनी बहुत जल्दी हो सकती है। खैर, डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग ये क्या है भाई? डेट फाइनेंसिंग इज बेसिकली आप उधार ले रहे हैं, और उधार आपने ले लिया, पैसे आपको मिल गए, और आपने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा ओवर ईयर्स। चूंकि लॉन्ग टर्म है तो इट वुड बी मोर देन 1, एक साल से ज़्यादा अरसे में मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा, और इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड भी होती है, यानी कि आप बताते हैं कि ये कितने टाइम के लिए है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, 7 साल का है, तो आप बताते हैं। डेट फाइनेंसिंग 3 तरीकों से की जा सकती है।
लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंशियल लीज, लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंशियल लीज एंड बॉन्ड्स, जिसमें से शॉर्ट टर्म लोन जितना हमने पढ़ा है ना, लॉन्ग टर्म लोन उतना ही है, सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म को रिप्लेस कर देना लॉन्ग टर्म के साथ, बाकी वही कहानी है। तो इसको दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पीछे क्या रह जाता है, फाइनेंस लीज और बॉन्ड। पीछे मेरे पास फाइनेंस लीज है और बॉन्ड है। आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहले बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड्स अब अगेन यहां पे भी टू पार्टीज होंगी, यानी कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दो हैं। एक है बॉन्ड इशू करने वाला इशूअर, और दूसरा है पैसे मांगने वाला लेंडर या बोरोवर। एक है बोरोवर इशूअर, सॉरी मैं यहां लिख गया हूं, इशूअर इज बोरोवर, और एक है लेंडर यानी कि बायर। बोरोवर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी गवर्नमेंट, एक लोकल बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा, एक कॉर्पोरेशन, कोई भी हो सकता है। और ये लोन देते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं एट फिक्स टाइमलाइन, और उसके साथ ये इंटरेस्ट का एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं। एक इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड कर देते हैं। विद इंटरेस्ट, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी जाएगा और इंटरेस्ट भी जाएगा। इस इंटरेस्ट को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट COUPON, ये कहलाता है कूपन रेट, यानी कि वो रेट जो कि आप चार्ज करते हैं बॉन्ड्स के अंदर। जो इशूअर है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को डील करेगा। इशूअर मस्ट ऑल्सो पे टू द बॉन्ड होल्डर द अमाउंट बोरोड। होगा क्या, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड निकाल दिया, इन्होंने बाय कर लिया। अब कंपनी इनको पे करेगी इंटरेस्ट एट कूपन रेट, जब तक इनके पैसे इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो ये कंपनी को पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल कब मिलेगा, जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, उस टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस से रिटर्न बैक हो जाती है। क्यों ये बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है, ताकि एक प्रूफ हमारे पास रहे कि हाँ वाकई में हमने इनको लोन दे रखा है और ये हमारे मकरूज हैं। नॉर्मली बॉन्ड्स के पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, नॉर्मली ये कोलैटरल्स होते हैं। कोलैटरल है ताकि कोई ना कोई सिक्योरिटी हमारे पास महफूज रहे। ये बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, आपको मिलता है कूपन रेट। मैं इसको ज़रा क्लासीफाई कर दूँ। आपको मिलता है इसमें कूपन रेट, यानी कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
चूँकि ये कोलेट्रल है, सपोर्टेड है, तो ये ज़रा लेस रिस्की है, लेस रिस्की होता है। कुछ कंपनियों को उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से सपोर्ट होती है, यानी कि उनके बॉन्ड बाकियों से अफजल होते हैं। पाकिस्तान में भी पैकरा इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की अपनी कौन सी है? पैकरा। फिर ये बॉन्ड्स कभी कभी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जिनको आप बाद में इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर जब आप वापस करने जाते हैं बॉन्ड को, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि भाई बॉन्ड वापस करके पैसे लेने हैं या इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाना। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं इनटू इक्विटी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? मीडियम टाइम के लिए लोन या लॉन्ग टर्म के लिए लोन। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कंपनी का दिवालिया निकल आए, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, तो चूंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा, तो बॉन्ड वालों को उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। जो कंपनी की तरफ से बंदा बैठा होगा, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा, जो कंपनी की वाइंडिंग अप करा रहा होगा, कंपनी के एसेट्स को बेच रहा होगा, कंपनी की लायबिलिटीज़ पूरी करा रहा होगा, उसके पास लिस्ट होगी बॉन्ड होल्डर्स की और वो उनको भी पैसे पे कर रहा होगा। तो ये चीपर है, चीपर सोर्स है, रादर कि हम लोग बैंक्स के पास जाएं और बैंक्स को सूद वगैरह पे करें, तो ये उसके मुकाबले में चीपर लगता है, सस्ता लगता है, लेस कॉस्टली है। हमने कहा कि इसका कूपन रेट फिक्स होता है, ये भी यही बात की ना कि कूपन रेट फिक्स है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लेट्स से कंपनी ने 6% पे इंटरेस्ट दिया हुआ है या कंपनी ने 6% पे बॉन्ड इशू किया हुआ है और मार्केट रेट हो जाए 8%, तो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है 6% पे, मार्केट में चल रहा है 8% पे इंटरेस्ट, तो कंपनी फायदे में चली गई। और अगर ये कम होकर 4 पे चला जाए, तो अब यही कंपनी नुकसान में आ गई है। तो फिक्स्ड रेट कैन बी बेनिफिशियल समटाइम्स एंड इट कैन बी लॉस मेकिंग समटाइम्स। इसके अंदर जो क्रेडिट रेटिंग वाला फैक्टर है वो बहुत अहमियत का हामिल है। क्रेडिट वर्दिनेस चाहिए होती है हमें। कैश पेमेंट्स आपको इजीली मिल जाती हैं, कोई ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है फॉर दिस बॉन्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस लीज, इसकी थर्ड कैटेगरी। फाइनेंस लीज को देखते हैं। फाइनेंस लीज यहां पे क्या होता है बॉस? यहां पे एक लीजिंग कंपनी होती है, यहां पे एक लीजिंग कंपनी है जिसको आप लेसर भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगी? ये सबसे पहले एक एसेट बाय करेगी, इसने खरीदा है, बाय किया है, अपने लिए बाय किया है नहीं, फॉर द यूज़र, यूज़र के लिए उसने बाय किया है। और बाय करने के बाद उसी यूज़र को या दूसरी पार्टी को उसने रेंट पे चला दिया।
तो पहले स्पेसिफिक बाइंग हुई है, जिस तरह बैंक्स करते हैं। अब बैंक ने अगर आपको लीज पे गाड़ी देनी है तो गाड़ी थर्ड पार्टी के पास खड़ी हुई, बैंक के पास तो नहीं है। बैंक पहले वो गाड़ी बाय करेगा और उसके बाद वो आपको लीज पे दे देगा। मगर यहाँ पे शुरू में दिया जाता है राइट ऑफ यूज, बट जैसे जैसे आप सारे पैसे उतार देते हैं तो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। मगर ऑपरेटिंग लीज में ये ओनरशिप की ट्रांसफ़र वाला पॉइंट अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ एक रेंट एग्रीमेंट था। जैसे काम पूरा हुआ आप गाड़ी वापस कर दें, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर आपने ज़्यादा हैवी मशीनरी ख़रीदनी है, सिस्टम्स ख़रीदने हैं, इक्विपमेंट ख़रीदना है, प्लांट ख़रीदना है, बिल्डिंग्स ख़रीदनी है, सेटअप पूरा ख़रीदना है, तो आप जाते हैं टुवर्ड्स फाइनेंस लीज। इसमें क्या होता है कि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड, अब चूँकि इसी के लिए ख़रीदा गया है, इसको आगे जाके बेचना भी है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी पार्टी के पास। ऑपरेटिंग लीज में ये नहीं होता था। ये बात है इन फाइनेंस लीज। ओके, अब फ़ायदे क्या है? लेसी, ये जो ये पार्टी है ना, ये लेसी कहलाती है और ये है लेसर। लेसी के लिए फ़ायदा है, जेब से कुछ नहीं गया, एसेट भी मिल गया, इस्तेमाल भी कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट भी उतारी जा रहा है। कोई फ़िक्स कॉस्ट इसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, नो फिक्स कॉस्ट, यानी कि जेब से एकदम से पैसा नहीं गया। हाँ, रेंटल ज़रूर जाएंगे, उसकी कॉस्ट फिक्स होगी, मगर यकमुश्त जेब से कुछ भी एकदम से पे आउट नहीं हुआ, एकदम जेब से कोई भी अमाउंट पे नहीं हुई। ये जो रेंटल्स पे करेगा, आप इसको टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। टैक्स वाले इसको खर्चा मानते हैं, आप इसको माइनस कर सकते हैं, ये टैक्स एडवांटेज उसको मिल जाता है। फिर इनके दरमियान एक फ्लेक्सिबल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तैयार होता है। एक फिक्स अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है जिसके अंदर पूरा पेमेंट प्लान आ रहा होता है कि किस साल में कितनी पेमेंट होनी है, किस रेट पे इंटरेस्ट पड़ेगा, प्रिंसिपल क्या होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कितना है, शॉर्ट टर्म में कितना है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, कब? जब तक आखिरी पेमेंट नहीं हुई, नुकसान है। कंडीशंस चाहे तो मुश्किल भी रखी जा सकती हैं, अब ये दोनों पार्टीज मिलकर तय करेंगी कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर लेसी पेमेंट्स नहीं कर रहा तो लेसर के पास ये राइट है कि वो एसेट को वापस अपने कब्जे में ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो उस वक्त ट्रांसफ़र होगी जब आखिरी पेमेंट हो जाएगी तब। ऑपरेटिंग में क्या था, उसमें एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था ओनरशिप वाला, यहाँ पे है। मगर कब आएगा? जब आखिरी पेमेंट रिकवर हो रही होगी। आइए कुछ डिफरेंसेस निकालते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। Let's say this is operating lease and this is finance lease. Number one, no concept of ownership transfer, इसमें होता ही नहीं है। मगर यहाँ पे ownership is transferred at last payment. Risk and
रिवॉर्ड इज विद लेसर, मगर यहाँ पे चूँकि पता है कि एट द एंड किसके पास जानी है तो उसी को दे देते हैं। तो सर रिस्क एंड रिवॉर्ड इज विद लेसी। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म के लिए है, एक लॉन्ग टर्म के लिए है। ये अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोटिस पे टर्मिनेट हो सकता है, मगर इसको टर्मिनेट करना मुश्किल है। टर्मिनेशन इज डिफिकल्ट। उसके बाद अगर हो जाए टर्मिनेट तो लो फाइन्स एंड पेनल्टीज, मगर यहाँ पे आपको ह्यूज फाइन पड़ेगा, ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये कौन करा रहा है? लेसर करा रहा है। और यहाँ पे ये कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? लेसी बियर कर रहा है। नो एसेट इन बैलेंस शीट, यहाँ पे आप उस राइट ऑफ यूज़ को एसेट बना के दिखा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ कंडीशंस पूरी हुई हों। वो क्या है? अब अगेन यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड है, ये इसका IFRS 16 एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि इसको डील करता है। पहली कंडीशन ये है कि जितने टाइम के लिए आपने एसेट को लीज पे दिया है, यानी कि जो लीज पीरियड है वो उसकी यूजफुल लाइफ का, बल्कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ का 75% होना चाहिए, तब जाके वो कहलाएगी फाइनेंस लीज। एंड जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ लीज पेमेंट्स, अब अगेन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रटा मान लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेगा IFRS 16 में। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है दैट शुड बी 90% ऑफ द टोटल वैल्यू, 90% होनी चाहिए ऑफ द टोटल वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हम लोगों ने साथ साथ तो कवर किए हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अलग से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये सारा एरिया रीडिंग वाला रह गया। हमने ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज के डिफरेंसेस भी निकालने हैं, किताब में पूरा टेबल दिया हुआ है, आप चाहें तो इसके साथ वो मिला के पढ़ लीजिएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो 3.2 तक हमने स्टडी किया है। आगे बात करनी है इक्विटी फाइनेंसिंग की, और इक्विटी फाइनेंसिंग के बाद हम लोगों ने एक कंपैरिजन करना है, एंड देन द चैप्टर विल बी डन एंड डस्टेड। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं कुछ ग्राफिकल्स के साथ, कुछ टेबल्स के साथ। अगर मैं बात करूं ऑन द बेस ऑफ पीरियड, ऑन द बेस ऑफ पीरियड, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लोन होता है या ये शॉर्ट टर्म होता है
या ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर क्रेडिट, फैक्टरिंग, ऑपरेटिंग लीज, वो सारी कहानी आ जाती हैं। और लॉन्ग टर्म में जो भी तक हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंस लीज, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, उसके बाद इक्विटी के सारे। ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो या ये ओनर का होगा या ये बोरोड होगा। ओनर का है तो इक्विटी वाला होगा, बाकी डेट वाला यहाँ पर आ जाएगा। फिर इंटरनल से लिया है, एक्सटर्नल से लिया है, तो किताब के एंड के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट सा है, वो भी आप इसको देख सकते हैं, आपको गेम समझ आ जाएगी। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।